हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डेटा सेंटर्स के बारे में। इंडिया एक बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन में है। हम दुनिया का 20% डेटा क्रिएट करते हैं, लेकिन सिर्फ 1% डेटा इंडिया में स्टोर होता है। अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। जब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो या फिर जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो या नेटफ्लिक्स पे सीरीज और मूवीज देखते हो, तो वो डेटा एक्चुअली कहाँ जाता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, वो डेटा कौन कंट्रोल करता है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक टेक टॉपिक है, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हो, क्योंकि अब एक ऐसा रूल आ गया है जो अगले 5-10 सालों में पूरा गेम चेंज कर देगा। और ये चेंज सिर्फ एक सेक्टर पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये रियल एस्टेट, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे इफेक्ट करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मोस्ट लोग गलत जगह पे देख रहे होंगे। वो डेटा सेंटर्स के कंपनीज ढूंढ रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल पैसा उधर नहीं बनेगा। अगर आपको जानना है कि एक्चुअल वेल्थ किधर बनेगी और कौन से सेगमेंट साइलेंटली बेनिफिट करेंगे, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये नेक्स्ट डेकेड का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट है। अब ये सवाल ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट्स नॉट ऑयल और गोल्ड, इट्स डेटा। सिंपल रूल समझो, जो डेटा कंट्रोल करता है वो फ्यूचर कंट्रोल करता है। और जब आप डेली यूज में जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो, ओटीटी स्ट्रीमिंग हो, इन सब के पीछे एक इनविजिबल लेयर होती है डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये डिटरमाइन करेगा कि डेटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे प्रोसेस होगा और कौन उसे कंट्रोल करेगा। अब इंडिया की रियलिटी देखते हैं। देखो, डिमांड हर साल एक्सप्लोड हो चुका है, कंजम्पशन मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्पीड से बिल्ड नहीं हुआ। मतलब सिंपल है, डिमांड बहुत हाई है और सप्लाई अभी भी पीछे। और जब डिमांड सप्लाई से इतनी आगे निकल जाती है, तो वहाँ डिसप्रोपोर्शनेट वेल्थ क्रिएट होती है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, ये गैप कैसे फिल होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अभी क्यों? इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने गेम चेंज कर दिया है। इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, ये लॉ का बेसिक आइडिया है कि सेंसिटिव डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। इसका रियल इम्पैक्ट सोचो, बैंक्स, फिनटेक कंपनीज, सोशल मीडिया कंपनीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन सबको अपना डेटा इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा बिग टेक कंपनीज पे। अमेजॉन, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको इंडिया में मैसिव डेटा सेंटर्स बिल्ड करने पड़ेंगे। और ये कोई ऑप्शनल कैपेक्स नहीं है, ये फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है, जब डिमांड फोर्स्ड होती है, ग्रोथ प्रेडिक्टेबल हो जाती है। इसका मतलब आप गेस नहीं कर रहे हो, आप इनएविटेबिलिटी पे बेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मोस्ट लोग क्या करेंगे, वो डेटा सेंटर के कंपनीज ढूंढना चालू करेंगे। सिंस डेटा सेंटर में बूम आ रहा है, वो डेटा सेंटर्स के कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और जो चीज़ ऑब्वियस होती है वो बहुत क्राउडेड होती है और ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देती। और हिस्ट्री भी हमें यही चीज़ बताती है। गोल्ड रश में क्या हुआ था? सब लोग गोल्ड के पीछे भागे, लेकिन असली पैसा किसने बनाया? शोवेल बेचने वालों ने। जिन्होंने टूल्स बेचे, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, उन्होंने कंसिस्टेंट पैसा बनाया। और सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है। रियल पैसा डेटा सेंटर में नहीं है, रियल पैसा है डेटा सेंटर के इकोसिस्टम में। मतलब वो कंपनीज जो डेटा सेंटर को चलाने में एनेबल करती है, कूलिंग, पावर, लैंड, केबल्स, ये वो पीसेस है जिनके बिना डेटा सेंटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और एक लाइन हमेशा याद रखना, एनेबलर्स ऑफन मेक मोर मनी देन ऑपरेटर्स। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो, तो आप बाकी इन्वेस्टर से एक स्टेप आगे हो। चलो अब देखते हैं कि असली पैसा कहाँ बनेगा। सबसे पहला है कूलिंग। अगर डेटा सेंटर को 2 वर्ड में समझाना हो वो क्या है, तो वो है हीट मशीन्स। 24/7 ऑपरेट करते हैं और कंटिन्यूसली हीट जनरेट करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर सिस्टम फेल हो जाता है, डाउन टाइम होता है, तो कंपनी को करोड़ का लॉस होता है। और यहाँ कूलिंग लग्जरी नहीं है, यहाँ कूलिंग एक बेसिक नेसेसिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कूलिंग कॉस्ट रफली 30 to 40% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट है। मतलब अगर आप एक बड़ा डेटा सेंटर बना रहे हो, तो उसका एक बड़ा हिस्सा कूलिंग पे ही जा रहा है। अब उसे इन्वेस्टिंग एंगल से सोचो, जो प्लेयर्स कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वो इस ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिट उठाएंगी। और इस सेगमेंट में की लिस्टेड प्लेयर्स हैं ब्लू स्टार और वोल्टस। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये कंपनीज बोरिंग लगती है, ये हेडलाइंस नहीं बनाती, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग अक्सर बोरिंग कंपनीज ही देती है। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज पावर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लीवर है डेटा सेंटर का। देखो, डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, और वो भी इंसेन लेवल पे। एग्जाम्पल बताऊँ तो एक लार्ज डेटा सेंटर एक छोटे शहर जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी उन्हें इंटरमिटेंट नहीं चाहिए, ये उन्हें 24/7 चाहिए, कोई डाउन टाइम अलाउड नहीं है। अब प्रॉब्लम ये कि इंडिया ऑलरेडी एक पावर कंस्ट्रेंड इकोनॉमी है, और जब डेटा सेंटर्स इतने स्केल पर आएंगे, तब पावर की डिमांड और स्पाइक होगी।
अब सोल्यूशन ये है कि इंडिया का जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो अकेले काफ़ी नहीं है, इसलिए फोकस अब शिफ्ट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी एंड बैटरी स्टोरेज पे। डेटा सेंटर्स अभी रिन्यूएबल कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ताकि उन्हें स्टेबल और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। और इसके साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। देखो, रिन्यूएबल एनर्जी इंटरमिटेंट एनर्जी देती है, मतलब धूप जो है वो थोड़े घंटे ही रहती है, पूरे दिन नहीं होता है। लेकिन बैटरी के साथ वो जब धूप आती है एक्सेस एनर्जी स्टोर कर सकती है और 24/7 कंसिस्टेंट सप्लाई दे सकती है डेटा सेंटर्स को। इस सेगमेंट में की प्लेयर्स देखें तो वो है एनटीपीसी जो एनर्जी ट्रांजिशन कर रही है, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, वारी एनर्जीज, ये सब क्लीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ट्रांसमिशन लाइंस भी अपग्रेड होनी पड़ेगी और इसलिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन भी एक अच्छा प्ले है। देखो, मेरे हिसाब से डेटा और पावर जब दोनों मिल जाते हैं वो नेक्स्ट डिकेड का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट थीसिस बन सकता है। अब थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा फायदा करेगी वो है लैंड और रियल एस्टेट। देखो, डेटा सेंटर्स को एक प्राइम लैंड चाहिए जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो ले सके, और ये कोई सडनली अवेलेबल नहीं होगा। जिसके पास स्ट्रेटेजिक लैंड रिजर्व है उनकी लैंड बैंक सडनली अनलॉक हो जाएगी। जो लैंड कल यूजलेस लग सकता था वो एक कल क्रिटिकल एसेट बन सकता है। अब लास्ट है वो इनविजिबल पीस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी, केबल्स एंड इंफ्रा। देखो, जैसे ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम होते हैं वैसे डेटा सेंटर्स के लिए केबल्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। पावर वायर्स, फाइबर केबल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फेल हो गया तो सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, और इसमें क्वालिटी और स्केल दोनों मैटर करेगा। इस सेगमेंट के की प्लेयर्स है पॉलीकैब, एआई इंडस्ट्रीज। देखो, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उस पर लोड आएगा और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, तो क्वालिटी और स्केल वाली कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी। अब एक पूरा पिक्चर देखो, कूलिंग, पावर, लैंड, केबल्स, ये सब एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं और ये इकोसिस्टम ही एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करेगा। देखो, अब तक हमने अपॉर्चुनिटीज़ देखे, लेकिन रियल इन्वेस्टर्स रिस्क इग्नोर नहीं करता। अब रिस्क भी देखते हैं ताकि हमें पूरा पिक्चर मिल सके। सबसे पहला रिस्क है कूल वाटर। देखो, डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर यूज होता है और इंडिया ऑलरेडी एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, काफ़ी जगह पानी नहीं मिलता है, तो आगे जाके ये एक रेगुलेटरी इशू बन सकता है। सेकेंड रिस्क है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स। देखो, इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑलरेडी कंजेस्टेड है और जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और बढ़ेगी, रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन और होगा, अपने एग्जिस्टिंग ग्रिड पे काफ़ी लोड आएगा, जो कि एक आगे जाके बॉटलनेक बन सकता है। थर्ड रिस्क है एग्जीक्यूशन रिस्क। देखो, ये बिजनेस एक ह्यूज कैपेक्स मांगता है अपफ्रंट में। इनके रेगुलेटरी अप्रूवल्स, लैंड अप्रूवल्स में काफ़ी टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाए। और फोर्थ रिस्क है ओवर एंथुजियाज्म। देखो, डेटा सेंटर एक हॉट टॉपिक बन गया है आजकल की दुनिया में। इसमें हर कोई कंपनीज घुसना चाहता है, हर कोई कंपनीज इस इकोसिस्टम में पार्ट लेना चाहता है, लेकिन हर कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी। इसलिए हमें केयरफुली बिजनेसेस चूज करने पड़ेंगे जो आगे जाके विनर बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी अपॉर्चुनिटी और इतने सारे रिस्क के बीच में स्मार्ट इन्वेस्टर क्या चूज करेगा। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का सही यूज करना चाहते हो तो फ्रेमवर्क सिंपल रखो, ट्रेंड चेज मत करो, लेकिन इकोसिस्टम पूरा समझो, वैल्यू चेन समझो कि कौन कौन सी कंपनीज क्या कंट्रीब्यूट करेंगी। शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पे फोकस मत करो, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बेट लो। देखो, जैसे हाईवेज इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी के लिए, वैसे पावर ग्रिड इंपॉर्टेंट होता है सारे इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अपॉर्चुनिटीज हर बार नहीं आती, वो 10-15 साल में एक बार आती है। जैसे इंटरनेट कंपनीज के साथ हुआ, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स के साथ अभी हो रहा है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, जो सही बेट कर सकते हैं ये मौके पे, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस इकोसिस्टम के रिलेटेड कंपनीज ढूंढोगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक चीज़ अच्छे से एनालाइज कर लेना, आप गोल्ड ढूंढ रहे हो या शोवेल बेच रहे हो। तो कमेंट्स में बताओ आप कौन से इकोसिस्टम, कौन से पार्ट ऑफ इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कूलिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, पावर में, या जो भी हो। आप ये डेटा सेंटर और एआई की थीम को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजी कमेंट्स में बताइए, मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक। मैं एवरी वीक ऐसे क्वालिटी फाइनेंस वीडियोस लेकर आऊँगा जिससे हम सबकी वेल्थ अच्छे से ग्रो हो सके। टिल देन स्टे सेफ।